आज हम लोग बात करने वाले हैं अपवादों पे कि हत्या के अपवाद ये मामले पर क्या प्रभाव उत्पन्न करें। और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप लेजिस्लेचर के साथ चलें। जैसे उसने लेजिस्लेचर ने क्या किया, सबसे पहले आपराधिक मानववध बताया। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी आपके सामने ये स्थिति उत्पन्न हो कि किसी व्यक्ति के कृत्य से मानव मृत्यु हुई और उस मृत्यु के संबंध में आपको यह निश्चित करना है कि उस मृत्यु को कारित करने वाले व्यक्ति का कोई दायित्व उस मृत्यु के प्रति है या नहीं है, तो सर्वप्रथम आपको जिस बात को देखना चाहिए वो ये कि जो मृत्यु की गई है उसे जिस कृत्य के माध्यम से उत्पन्न किया गया है उस कृत्य को हम किस कोटि में रखें, स्वयं वो कृत्य किस प्रकार का है। क्या वो कृत्य विधि सम्मत ढंग से किया गया, अर्थात धारा 80 पूर्व की जो है, यह संभवतः 17-18 जो वर्तमान की है बीएनएस में, क्या उसके अंतर्गत मामला आ रहा है? और अगर उसमें मामला आ गया तो कर्ता ने अपने कृत्य से मृत्यु उत्पन्न की है, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, इस बात का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि यह मृत्यु सिर्फ दुर्घटना है और दुर्घटनाओं के लिए किसी का उत्तरदायित्व तो हो नहीं सकता। अब आपने देखा कि यह कृत्य दुर्घटना ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कृत्य जिस भाव के साथ प्रारंभ हुआ था वो भाव आपराधिक मनःस्थिति ये व्यक्ति की गठित कर देता है। तो अब आपको दूसरी चीज देखनी है कि यह आपराधिक मनःस्थिति किस कृत्य को करने के संबंध में व्यक्ति में उत्पन्न हुई थी। क्या यह आपराधिक मनःस्थिति व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए ही उत्पन्न हुई थी व्यक्ति में, यानी क्या यह आपराधिक मनःस्थिति आशय के तौर पर इसमें उत्पन्न हुई थी कि हम इसकी मृत्यु कारित करें, इस प्रकार की मनःस्थिति थी है? क्या यह ऐसी शारीरिक क्षति जिससे व्यक्ति की मृत्यु संभाव्य बनती है उसको कारित करने की मनःस्थिति, इसके साथ इस कृत्य को करने की जो मानसिकता थी वो इस व्यक्ति की बनी थी? और क्या इस व्यक्ति में आशय भले ही न हो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का या साक्ष्य ऐसा काम करने का कि उसकी मृत्यु संभाव्य हो, लेकिन ज्ञान ये था? क्या ये तीन मनःस्थितियों में से एक व्यक्ति में थी? क्या इस प्रकार की आपराधिक मनःस्थिति व्यक्ति की बनी थी? यदि हां तब मामला आगे बढ़ेगा, और यदि नहीं, ठीक है, तो जो आपराधिक मनःस्थिति उसमें उत्पन्न हुई थी, ठीक है, उस आपराधिक मनःस्थिति के लिए भले ही कार्य का कर्ता उत्तरदायित्व के अधीन हो, किंतु किसी भी दशा में वो उस मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य किए जाने के समय जो आपराधिक मनःस्थिति उसमें उत्पन्न हुई थी वो आपराधिक मनःस्थिति इस व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित किसी सूरत हो ही नहीं रही। वो आपराधिक मनःस्थिति कुछ और करने के लिए थी, और इस परिस्थिति को आप जानते हैं कि धारा 100 दृष्टांत 11 इससे स्पष्ट किया गया कि उसमें जो आपराधिक मनःस्थिति है मुर्गा चुरा लेने की है, और जो मुर्गा चुरा लेने की तो उसने कहा कि वह अन्य किसी अपराध का दोषी भले ही हो किंतु वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं। तो जो आपराधिक मनःस्थिति कार्य के कर्ता में कार्य के किए जाने के समय उत्पन्न हुई उसी के मुताबिक उसका उत्तरदायित्व होगा। अब यह मनःस्थिति उन तीन
प्रकारों में से किसी एक प्रकार की है, जो 3 प्रकार धारा 100 में वर्णित हुए और मानव मृत्यु घटित हुई। अब आप इस निष्कर्ष पर आ गए कि नो डाउट ये आपराधिक मानववध है। आपको लेजिस्लेचर के साथ चलना चाहिए। लेजिस्लेचर जिस ढंग से चलती है वो चलने का सबसे अच्छा ढंग होता है, और उस ढंग को अगर पकड़ लिया जाए तो फिर कानून की फील्ड में कुछ करने को रह नहीं जाता। यही से शुरू हुई है। अरे मानव मृत्यु हुई, होती रहे, कृत्य के परिणाम स्वरूप है, होती रहे। स्वयं कृत्य के कर्ता की मनोस्थिति ये क्या है? अगर वो आपराधिक है ही नहीं तो मृत्यु के प्रति वो उत्तरदायी क्यों? अगर आपराधिक, किंतु इस आपराधिक मनोस्थिति का संबंध मृत्यु कारित करने से नहीं है, तो भी जो उसकी आपराधिक मनोस्थिति है उसके लिए वो उत्तरदायी होगा। लेकिन मृत्यु के लिए क्यों हो जाए? और ये हम नहीं कह रहे, ये 100 का दृष्टांत का कह रहा है। हम तो कुछ भी कहें, मेरी मत मानिए, क्योंकि अगर हम बेयर से अलग हटकर कुछ कह रहे हैं तो मेरी बात मानने योग्य नहीं है, और मेरी नहीं, किसी की मत मानिए, किसी की मत मानिए। अगर मसला बेयर से समर्थित नहीं, अब आपराधिक मनोस्थिति है, और वो आपराधिक मनोस्थिति मृत्यु के संबंध में है, और वो उन 3 प्रकारों में से एक प्रकार की है जो आपराधिक मानववध की डेफिनेशन में है। अब डेफिनेटली आपराधिक मानववध है, लेकिन अब फिर देखना होगा कि ये आपराधिक मनोस्थिति क्या इस गंभीरतम प्रकार की है कि इस आपराधिक मनोस्थिति को धारित करते समय इस कृत्य का कर्ता संभावित परिणाम यानी मानव मृत्यु के संबंध में लगभग आश्वस्त था, ये लगभग निश्चित था कि मेरे इस कृत्य का स्वाभाविक प्राकृतिक परिणाम मानव मृत्यु ही है। अगर ये दशा है तो ये हत्या की परिस्थिति है, और ये दशा किन प्रकारों से हो सकती है? लेजिस्लेचर ने वो 4 प्रकार 101 के का, खा, गा और घा इस खंड में वर्णित कर दिया। ठीक है, केवल वे 4 स्थितियां ही हो सकती हैं जो आपराधिक मानववध को ऐसी परिस्थिति में करना संभव बनाए जिसमें कृत्य का कर्ता उस कार्य को जिस व्यक्ति के प्रति किया जा रहा है उसकी मृत्यु को लगभग निश्चितता के साथ अनुभव कर सके। इसके अलावा अन्य कोई परिस्थिति हो ही नहीं सकती। साक्ष्य मृत्यु कारित करने के लिए वो कार्य करता, और कार्य किस ढंग से करता? गोली चलाता है। दृष्टांत से उसने स्पष्ट कर दिया बात को। गोली चलाता है, लगभग तय मरेगा। आप जानते हैं कि मेरी इस शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु होगी, फिर भी आप शारीरिक क्षति पहुंचा रहे। और साक्ष्य है, ऐसा भी नहीं कि वो शारीरिक क्षति दुर्घटना का परिणाम हो, कतई नहीं, साक्ष्य पहुंचाइए। ठीक है, अब आपका कृत्य आपको हत्या की ओर ले जा रहा है। आपने जो साक्ष्य शारीरिक क्षति पहुंचाई वो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में व्यक्ति की मृत्यु को संभव बनाती है, और क्षति दुर्घटना से नहीं पहुंची है, साक्ष्य पहुंचाई आपने। अब आपकी यह बात सुनी ही नहीं जाएगी कि हमारा मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था। ठीक है, अक्सर हमने सुबह भी कहा ये मामले बलात्कार के मामलों में होते हैं। निर्भया केस में यही था।
आपने प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाली, जो अंदरूनी अंग है वो क्षत विक्षत हो गए। आप ये कैसे कह सकते हैं? इस प्रकार की क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी की भी मृत्यु कारित कर देगी, और साथ ही साथ उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये भी आप जानते नहीं, मसला हमने पहले भी कहा था, गाखंड में आएगा तो खा में आएगा ही आएगा। ये हो सकता है खा में आए तो गा में ना आए, लेकिन गा में आएगा तो खा में आएगा। इसीलिए उसको मर्डर का दोषी माना था, अदरवाइज मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, बलात्कार करने का आशय था। यानी काखंड में नहीं था मसला, ठीक है ना, काखंड में नहीं था, खा में था, गा में था। और घा में भी आप मान सकते हैं, ठीक है। और घा में क्या है, आप ऐसा खतरनाक काम करते हैं कि पूरी अधिसंभाव्यता है, यानी जो कुछ वॉट एवर दे हैव डन टुवर्ड्स द निर्भया, दैट वाज कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ खा, गा एंड घा, ठीक है। इसलिए वो मर्डर के दोषी माने गए। तो जो अंतर निकला वो ज्ञान का अंतर निकला, ठीक है। अब हमने कल कहा कि मानव को मानव की तरह लेना पड़ेगा, मानव को महामानव की तरह नहीं ले सकते। और अगर मानव को महामानव की तरह आप ले रहे हैं तो मानव के प्रति अन्याय है। मानव महामानव नहीं हो सकता। प्रत्येक महामानव मानव होता है, लेकिन प्रत्येक मानव महामानव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर किसी मानव ने मजबूरी और विवशता इसमें आकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी, उन परिस्थितियों में जब वो हत्या का दोषी हो गया, तो पहले आप ये देखेंगे कि कृत्य से जो कुछ हुआ वो निर्दोष कृत्य तो नहीं है। अगर दोषी कृत्य है, ठीक है, तो उस दोष का या उस आपराधिक मनोस्थिति का मृत्यु से तो कोई संबंध नहीं है। अगर ये दो स्थितियां, तो आपराधिक मनोवध की दशा ही नहीं है। और अगर आपराधिक मनोस्थिति का संबंध व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ रहा है तो आपराधिक मनोवध है। उसके बाद एग्रावेटेड सिचुएशन अगर आ गई तो हत्या है। अब जब हत्या आ गई, अब हम यह विचार करेंगे कि क्या कोई, ठीक है, ऐसी परिस्थिति, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस, जिसे प्रशामक परिस्थिति यह कहा जाए, क्या यह कार्य के कर्ता के पक्ष में मौजूद है? और अगर कोई प्रशामक परिस्थिति यानी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस ये मौजूद है, तो फिर उसके उत्तरदायित्व में कमी होनी ही चाहिए। किसके? कार्य के कर्ता के। और वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस हत्या के संबंध में कौन सी हो सकती हैं? वे प्रशामक परिस्थितियां हत्या के संबंध में कौन सी हो सकती हैं? वो लेजिस्लेचर ने स्वयं अपवाद 1, 2, 3, 4 और 5 इसके रूप में अटैच कर दी। और अगर अपवाद 1 से लेकर 5 तक की मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस यानी प्रशामक परिस्थितियां ये उस हत्या में मौजूद हैं, तो कार्य के कर्ता उस दंड से या उस दायित्व से भारित करना, जो कि एक क्रूर व्यक्ति, ठीक है, को भारित करने के लिए एक न्यायोचित दायित्व कहा जा सकता है, उससे भारित करना इस व्यक्ति को जिसके साथ प्रशामक परिस्थिति मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस मौजूद है, यह हर स्थिति में अन्याय ही कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक व्यक्ति है जो अपने मन की क्रूरता, अपने मन की दुष्टता, अपने मन की धूर्तता, अपने मन की नीचता, इसके अधीन होकर उन परिस्थितियों में मानव मृत्यु को जन्म दे रहा है जिन परिस्थितियों में उसके कृत्य के परिणाम स्वरूप मानव मृत्यु घटित होना लगभग तय है इस व्यक्ति के दायित्व में। और उस व्यक्ति के दायित्व में जिसने नो डाउट मानव मृत्यु को उन्हीं परिस्थितियों में घटित किया कि जो मृतक है उसकी मृत्यु लगभग तय थी, लेकिन इस कर्ता के
कृत्य करने के समय ऐसी प्रशामक परिस्थितियां मौजूद थी, ऐसी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस मौजूद थे, जिनके आधार पर इसके काम को न्यायोचित भले ही न कहें, लेकिन इस क्रूर व्यक्ति के काम के समतुल्य रखना यह ठीक नहीं लगता। तो इन दोनों व्यक्तियों का दायित्व अगर समान कर दिया जाए तो यह निश्चित अन्याय को जन्म देगा, और कानून कभी भी अन्याय को जन्म नहीं दे सकता। कानून अन्याय को कभी कभी अपनी सामान्यता के कारण जन्म देने लगता है, और उसी परिस्थिति के लिए साम्या की सहायता ली जाती है। ठीक है ना, जो अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी, 482 में क्रिमिनल कोर्ट को दी, 151 में सिविल कोर्ट को दी कि टू डू कंप्लीट जस्टिस इन दैट पर्टिकुलर मैटर। कभी कभी कानून अपनी सामान्यता के कारण किसी विशेष मामले में अन्याय उत्पन्न करता है, तो कानून के भाग के रूप में आज के विधिक समाज में साम्य की शक्ति न्यायालय को देने की प्रथा और परंपरा बन चुकी है। ठीक है, पूर्व के विधिक समाज में साम्य की शक्तियां, इनका उपयोग चांसरी न्यायालय करता था, और अधिनियमित विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियां इनका उपयोग किंग्स बेंच ये करता था। लेकिन हिंदुस्तान में इस ढंग का डिवीजन कभी नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में वर्तमान कोर्ट सिस्टम किससे आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित मेयर कोर्ट से। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेयर कोर्ट स्थापित किया था, उसे साम्या की और राजन्य न्यायालय दोनों की शक्तियां प्राप्त थी। उसके बाद जो 1773 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, उसे भी साम्या की और किंग्स बेंच दोनों की शक्तियां प्राप्त रही, क्योंकि इंग्लैंड में शक्तियों का विभाजन होने के कारण जो कठिनाइयां पैदा हुई थी वो सामने थी। इसलिए हिंदुस्तान में कभी भी साम्या के न्यायालय और विधि के न्यायालय पृथक नहीं रहे, यहां हमेशा एक ही न्यायालय को शक्ति रही। उसके बाद आप जानते हैं 1787 के मेयर कोर्ट हैं, ठीक है, फिर हाई कोर्ट आए, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फिर फेडरल कोर्ट है, सारी चीजें। लेकिन यहां हमेशा विधि की शक्ति और साम्या की शक्ति एक साथ रही। लेकिन कुल मिलाकर जो हमारा कहने का अर्थ है कि कानून कभी अन्याय को जन्म नहीं देता। कानून सदैव कोशिश करेगा कि न्याय हो, और न्याय की मांग है कि यह व्यक्ति जिसने क्रूरता के कारण उन परिस्थितियों में मानव मृत्यु को घटित किया है, जिन परिस्थितियों में मानव की मृत्यु लगभग तय थी, और यह व्यक्ति जो अपने क्रोध, ठीक है, इसके आवेग के कारण विवश दिखाई देता है, क्योंकि विवशता ये स्वभाव जनित ये भी हो सकती है। ठीक है, आप कहते भी हैं कि अब हम क्या करें, हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं। ठीक है, हम भी कहते हैं कई बार कि हम क्या करें, हमें डांटने की आदत है, और फिर डांटने की इस लेवल तक आदत है कि फिर हमें कोई लेवल ध्यान ही नहीं रहता। तो 55 और 60 की उम्र पर हम बदल नहीं पाएंगे, हम ऐसे ही हैं। ठीक है, और हमें ऐसे ही स्वीकार करना है, तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए एक चीज यहीं पर आपको बताएं, जो लोग माफी मांगते हैं अपने कृत्य की, वे हमेशा अच्छे नहीं होते। ठीक है, अगर किसी ने कोई गलती की तो वो माफी क्यों मांगता है? जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए। वो माफी इसलिए मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि हमने गलती की, हमने आप पर क्रोध किया, और हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था, और हमने क्रोध किया यानी हमने गलती की।
तो उसे अंदर अंदर फील होता है कि इसके कारण मेरी जो प्रतिष्ठा है ये दूसरे की नजर में कहीं ना कहीं कम हुई है, जिसे हमने कम से कम डांटा है उसकी नजर में तो कमी हुई है। ठीक है, अब हम उससे माफी मांगे, तो जब हम माफी मांगेंगे तो उसकी नजर में जो मेरी प्रतिष्ठा को क्षति हुई वो पूरी हो जाएगी। इसलिए आप अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए माफी मांगते हैं, और अगर आपकी प्रतिष्ठा बची तो आपका अहंकार भी बचेगा। ठीक है, आप अगली बार क्रोध नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब आप क्रोधी के अलावा पाखंडी और धूर्त ये भी हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको रास्ता मिल गया क्रोध करने का, और क्रोध से होने वाले नुकसान को बचा लेने का ये रास्ता मिल गया। और ये सब कुछ बड़े अनकॉन्शियस में घटित होता है, इतने अनकॉन्शियस में कि आपको पता भी नहीं लगता। इसीलिए आप देखेंगे कि वे लोग जो समाज में बड़े शिष्ट दिखाई देते हैं, कि गलती होते ही सॉरी ये कहते हैं, वे व्यक्तिगत जीवन में आप उनसे मिलेंगे तो निहायत कनिंग, निहायत धूर्त, ठीक है, और निहायत ही कपटी किस्म के लोग, ठीक है, आपको दिखाई देंगे। दूसरी ओर एक और तरीका है, और वो तरीका हमें ठीक लगता है इसलिए हम उसी तरीके को अपनाते हैं। हमने आप पर क्रोध किया, अकारण किया, बाद में हमें अनुभव भी हो गया हमने अकारण किया, तो हम आपसे क्षमा नहीं मांगेंगे, हम सीधे बताएंगे देखो भाई हम 55 साल के हो गए, अब तुम सोचो मेरी आदत बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, हम ऐसे ही हैं, आपको स्वीकार करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। इससे तुम हमसे नाराज होगे या खुश होगे, हमारे पास रहोगे नहीं रहोगे ये पता नहीं, लेकिन मेरे व्यक्तित्व में सरलता जरूर रहेगी। ठीक है, हमारा व्यक्तित्व खुद कपटी पाखंडी नहीं बनेगा। ठीक है, मेरा व्यक्तित्व सरल रहेगा और मेरे व्यक्तित्व की सरलता का लाभ हमें होगा। ठीक है ना, तो अगर आप ये चाहते हैं तो क्रोध इसे आने पर माफी मत मांगिए, क्योंकि अगली बार फिर करेंगे आप, या तो कसम खा लीजिए कि भाई आपको पता लग गया ना कि क्रोध गलत है, आपने माफी मांगी तो गलत काम आप दोबारा तो नहीं करेंगे, गलत काम दोबारा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप करेंगे तो फिर ये प्रयास क्या है, ये धूर्तता नहीं और पाखंड नहीं तो और क्या है, ये तो क्रोध छोड़ दीजिए, वो तो छोड़ नहीं पाएंगे। तो ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, आप ये स्वीकार करें कि हम ऐसे ही हैं। लेकिन वही बात, कोई भी बात पॉलिसी के नाते, नीति के नाते आप करेंगे तो फिर परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे। स्वभाव के नाते वैसा करिए। खैर, क्रोध एक प्रकार की विवशता है, विवशताएं स्वभाव जनित हो सकती हैं। ठीक है, विवशताएं बाह्य कारकों का परिणाम हो सकती है, और विवशताएं आंतरिक जो आपकी व्यवस्था है उससे उत्पन्न भी हो सकती है। बाह्य कारकों का परिणाम धमकी, आपको धमकी दी जा रही क्या अमुक काम करिए, अदरवाइज आपका बुरा होगा। और यह भी नहीं कह सकते कि धमकी की परिस्थिति आपने उत्पन्न की, यह भी नहीं कहा जा सकता। हां, यह भी ठीक है कि धमकी के अधीन भी कुछ काम करना बेहद खराब माना जाएगा। ठीक है, यही वो परिस्थिति जैसे हम कहते हैं कि ना हिंसा के डर से देश का बंटवारा, यह स्वीकार नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो स्वीकार ही नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। और इसीलिए कतिपय लोगों को हम महान मानने को तैयार नहीं है, कुछ भी होता है, और यह हमें कानून सिखाता है। वहां भी उसने सेक्शन 94 में कहा है कि राज्य के विरुद्ध अपराध और ऐसे अपराध जिनमें मृत्युदंड प्रोवाइड है, ठीक है, वो धमकियों के अधीन भी किए तो दंड मिलेगा। हां, इसे छोड़कर आप धमकियों के अधीन कोई काम कर रहे हैं तो
कोई दिक्कत नहीं। तो धमकी वह कारक है जिससे व्यक्ति विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। लेकिन प्रकोपन, गुस्सा, यह भी एक आवेग है और यह आंतरिक रूप से ऐसा कारण उत्पन्न कर देता है जो व्यक्ति को मजबूर और विवश करता है। तो एक व्यक्ति है जो विवशता में उन परिस्थितियों में मानव मृत्यु को उत्पन्न कर रहा है जो परिस्थितियां मानव मृत्यु को लगभग निश्चित बना रही हैं, और एक व्यक्ति है जो क्रूरता, दुष्टता, धूर्तता, नीचता, इन कारकों के प्रभाव में उन परिस्थितियों में मानव मृत्यु को घटित कर रहा है जिनमें मानव मृत्यु कृत्य के परिणाम स्वरूप लगभग निश्चित होती है। तो इन दोनों व्यक्तियों के दायित्व में फर्क होना ही चाहिए। तो एक बार अगर मामला उस परिस्थिति में आ गया जिसमें आपराधिक मानववध हत्या बन जाता है, तो भी हम विचार करेंगे कि क्या मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस, क्या कोई प्रशामक परिस्थिति मौजूद है इस व्यक्ति के कार्य के किए जाने के समय जिसके ऊपर कार्य को करने का अभियोग है, और यदि है कोई प्रशामक परिस्थिति, तो उस परिस्थिति के आधार पर इसके दंड में कमी किया जाना यह न्याय की मांग है। लेकिन फिर भी इसने क्रोध के आवेग में ही सही है, लेकिन अपने पर्सनल हितों के लिए, न कि सामाजिक हितों के लिए। ठीक है, न कोई सामाजिक हित नहीं है, आपका अपना, ठीक है, हित कह लें, या आपका अपना स्वभाव ये ऐसा बन गया जिसकी वजह से आपने दूसरे की मृत्यु उन परिस्थितियों में कारित कर दी है जिनमें उसकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। तो यह परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आपको बिना दंड के छोड़ दिया जाए, यह भी नहीं, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि हम आपको उतना दंड दे दें जितना एक क्रूर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। तो इसके बीच मध्य रास्ता अपनाया जाता है और ऐसे आपराधिक मानववध को, ठीक है, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध, ये हम इस रूप में आइडेंटिफाई करते हैं और ये कहते हैं कि चूंकि ये कृत्य है, वैसे तो हत्या था किंतु अपवाद में आ गया, इसलिए अब ये आपराधिक मानववध तो है किंतु ये हत्या की कोटि में नहीं आता, और इसके लिए दंड क्या मिलेगा ये केवल इस समय बताने के लिए हम बताए देते हैं कि 105 का पार्ट 1 मिलेगा, बाकी कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, इस पर बात तभी करेंगे जब 105 पर पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन हत्या का दायित्व इससे भारित उसे नहीं किया जाएगा और न किया जाना न्यायोचित। तो पहला अपवाद क्या कहता है? कहता है आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय, जबकि वह अपराधी शब्द का प्रयोग होगा क्योंकि आपराधिक मानववध ही नहीं, वो हत्या का दोषी ये पा लिया गया है, ठीक है ना, हत्या का दोषी पाया जा चुका है। उसके बाद विचार चल रहा है कि क्या उसने इस कार्य को प्रकोपन के अधीन किया है, विचार इसके बाद है, तो अपराधी हो चुका है, इसीलिए अपराधी शब्द का प्रयोग है, अभियुक्त शब्द का प्रयोग नहीं है। ठीक है, कहता आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय, जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे। हमने कल मृत्यु कारित करे इस शब्द पर जोर दिया था कि आपने कोई काम किया, इसका मतलब ये जानबूझकर किया, अदरवाइज आपसे काम हो गया, ये कहते हैं। जो काम आपने जानबूझकर नहीं किया उसके संबंध में आप कहते ही यही है कि हो गया, ऐसा हमने किया नहीं। और जब शब्द आ गया करे, इसका मतलब उसने उन्हीं परिस्थितियों में मृत्यु कारित की है जिनमें वो हत्या होती है, लेकिन कब की? जबकि वो प्रकोपन के परिणाम स्वरूप आत्मसंयम की शक्ति से वंचित था।
अब प्रकोपन के परिणाम स्वरूप आत्मसंयम की शक्ति से वंचित था या नहीं? ठीक है, उसे प्रकोपित होना चाहिए था या नहीं? ये भी तो सवाल है भाई। जिस परिस्थिति में आपको प्रकोपित होना ही नहीं चाहिए, यानी जिस परिस्थिति में एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा यह है कि उसे प्रकोपित नहीं होना चाहिए, उसमें अगर तुम प्रकोपित थे तो तुम्हारे प्रकोपन में होने के आधार पर तुम्हारे साथ कोई रियायत क्यों बरती जाए? ठीक है ना? हां, ऐसी परिस्थिति जिसमें तुम्हारी जगह कोई और भी होता है, वो भी प्रकोपित हो जाता है और तुम हो गए। अब कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति ने मानवीय कमजोरी के अधीन काम किया है। अदरवाइज ऐसी परिस्थिति जिसमें आप तो प्रकोपित हुए किंतु कोई अन्य प्रकोपित नहीं होता, उस परिस्थिति में अगर आप प्रकोपित होकर हत्या की परिस्थिति में आने वाले कृत्य को जन्म देते हैं, तब तो स्थिति यह है कि आपने अपनी स्वभावगत विशेषताओं के अधीन होकर, मानवीय कमजोरी के अधीन नहीं, अपनी स्वभावगत विशेषता के अधीन इस कृत्य को जन्म दिया। तो अपने स्वभाव का लाभ अगर आप उठाएंगे तो अपने स्वभाव का नुकसान भी आप ही उठाएंगे, और अब आपका कृत्य हत्या ही माना जाएगा, क्योंकि हत्या में तो पहले ही आ चुका है ना। हम तो केवल इतना देख रहे हैं कि प्रकोपन की प्रशामक परिस्थिति, प्रोवोकेशन की मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस, ये आपके पक्ष में है या नहीं है। यहां पर तो परीक्षण का विषय सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा तो परीक्षण का कोई विषय ही नहीं है। यानी अगर एक लाइन में बोले तो व्यक्ति प्रकोपित था और उचित प्रकोपित था। इस प्रश्न का निर्धारण ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से किया जाएगा, वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाएगा। यानी कोर्ट जब एनालाइज करेगा सिचुएशन को, तो प्रकोपन के संबंध में वो जो निर्णय लेगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार से लेगा। वस्तुनिष्ठ, हमने आपको कई बार इस वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ शब्द की चर्चा की है कि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण उस विश्लेषण को कहते हैं कि यह विश्लेषण जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा विचार के संबंध में किया जा रहा है, उस व्यक्ति, वस्तु या विचार उसके अपने गुणों और अवगुणों के आधार पर जो विश्लेषण होता है उसे ही वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कहते हैं। जैसे गुलाब का फूल, हमने यही उदाहरण कई बार दिया, उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस यानी वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करें तो यह निकलेगा कि गुलाब में कांटे होते हैं लेकिन खुशबूदार होता है, अक्सर लाल रंग का होता है। ठीक है, यह वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है, यह फूल के आधार पर है। और व्यक्तिनिष्ठ, गुलाब सुंदर है या असुंदर है, गुलाब की खुशबू अच्छी होती है या खराब होती है, यह सब्जेक्टिव एनालिसिस है। यह व्यक्ति व्यक्ति की अपनी बात है। तो प्रकोपन उचित था या अनुचित, ठीक है, इसे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से तय किया जाएगा कि जिन परिस्थितियों में आप प्रकोपित हुए हैं, उन परिस्थितियों में क्या एक सामान्य व्यक्ति जो शांत चित्त व्यक्ति है, सामान्य मानव है, क्या वो भी प्रकोपित हो जाता है? और अगर इस बात का उत्तर हाँ में आता है कि मृतक ने जो काम किए थे, यानी प्रकोपन से पूर्व के काम, जो क्योंकि प्रकोपन के बाद के काम नहीं, प्रकोपन से पूर्व के काम यही विचार में लिए जाएंगे। जिसने प्रकोपन दिया उसने प्रकोपन आने से पूर्व, यानी अपराधी के प्रोवोक या प्रकोपित होने से पूर्व जो काम किए थे, क्या वो काम ऐसे थे?
कि व्यक्ति प्रकोपित होता, एक सामान्य मानव प्रकोपित होता? यदि इसका उत्तर हां है तो प्रकोपन का लाभ मिल सकता है, मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रकोपन आपको मिला, ठीक है। अब प्रकोपन की मात्रा देखेंगे, कितनी प्रकोपन की मात्रा है, और आपकी प्रतिक्रिया यह भी देखी जाएगी। किसी ने टीप मारी तो गोली नहीं मार दोगे, प्रकोपित आप हो गए। यानी प्रकोपन जिस कार्य के परिणाम स्वरूप आपको दिया गया है, ठीक है, वो कृत्य क्या था? क्या उस कृत्य के करने से एक सामान्य मानव प्रकोपित होता? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि प्रकोपित होने के बाद जो प्रतिक्रिया आपने दी, क्या यही प्रतिक्रिया एक सामान्य व्यक्ति ने दी होती? उस कोटि के और श्रेणी के प्रकोपन के प्रति जो आपको मिला था, यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हां में है, तब तीसरी बात कि चलो वही प्रतिक्रिया देता। लेकिन क्या यह प्रतिक्रिया आपने आत्मसंयम की शक्ति से वंचित होकर दी थी? जानबूझकर तो नहीं दी थी, ठीक है। और आत्मसंयम की शक्ति से आप वंचित थे या नहीं, इसका अनुमान पुनः सब्जेक्टिव ढंग से किया जाएगा। इसका अनुमान, उसका अनुमान ऑब्जेक्टिव ढंग से, इसका सब्जेक्टिव ढंग से। व्यक्ति की जो आदतें हैं वो डिफरेंट, लोग डिफरेंट टेम्परामेंट के होते हैं। व्यक्ति की जो जीवनचर्या है, व्यक्ति जिस सोसाइटी का है, व्यक्ति जिस समाज का है, उसी समाज के लोग, उसी के जैसे अन्य लोग क्या यही प्रतिक्रिया देते हैं? ठीक है, प्रकोपन अगर मिले, ठीक है, तो एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकोपन के परिणाम स्वरूप प्रकोपित होगा या नहीं? उत्तर आ गया, होगा। अब अगला सवाल, प्रकोपन के परिणाम स्वरूप क्या आप आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गए थे? ठीक है, अगर आप ये तय पाया जाता, यस, आत्मसंयम की शक्ति से आप वंचित हो गए थे, यह कैसे तय होगा? आपके कार्यों से। जब आप आत्मसंयम की शक्ति से वंचित नहीं होते तो जिस ढंग से काम करते हैं, और जब आप आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, ठीक है, होते हैं, तब जिस ढंग से काम करते हैं, इन दोनों कामों के करने के तरीके में बेहद फर्क होता है। यह देखा जाएगा, ठीक है। और फिर आत्मसंयम की शक्ति से अगर आप वंचित हो गए, फिर आपने जो प्रतिक्रिया दी है इस कृत्य के प्रति, क्या आपकी प्रतिक्रिया किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप उचित मानी जाए? क्योंकि टीप का जवाब गोली नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन इस प्रश्न का निर्धारण करने में इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि प्रतिक्रिया देने वाला अपराधी जिस पृष्ठभूमि का है, उस पृष्ठभूमि के लोग क्या यह प्रतिक्रिया देते हैं? अगर यह पाया जाता है, यानी जो प्रतिक्रिया आपने दी है, ठीक है, वो प्रतिक्रिया क्या आपके जैसे पृष्ठभूमि के अन्य लोग भी देते? अगर यह पाया जाता कि यस, आपके जैसी ही प्रतिक्रिया देते, तो डेफिनेटली आपने प्रकोपन के अपवाद को सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है। अब केवल एक बात साबित होने को रह गई, वो ये कि मृत्यु आपने किसकी कारित की है। अगर उसी की कारित की है जिसने प्रकोपन दिया था, और अगर किसी और की आपने कारित की है, तो उस अन्य की मृत्यु यदि भूल या दुर्घटनावश हो गई है, ठीक है, तब भी आप अपवाद का फायदा पाने के हकदार हैं। लेकिन जिसने प्रकोपन दिया उससे अलग निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु आपने कारित कर दी, जिसने किसी प्रकार का प्रकोपन आपको नहीं दिया, तो आप प्रकोपन का फायदा पाने के हकदार नहीं। यानी पहली बात, आप प्रकोपन में थे,
ठीक है, प्रकोपन के और प्रकोपन में थे, मीनिंग देयर बाय ऐसे कार्य से प्रकोपन में थे जो किसी भी व्यक्ति के प्रति किया जाता, सामान्य व्यक्ति के प्रति, वो प्रकोपित हो ही जाता। और प्रकोपित होकर आप आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गए, क्योंकि प्रत्येक प्रकोपन दिए जाने पर व्यक्ति आत्मसंयम की शक्ति से वंचित नहीं होता। गुस्सा तो आप बहुत बार होते हैं, लेकिन हर बार आत्मसंयम की शक्ति से वंचित थोड़े होते हैं। यानी प्रकोपन का स्वाभाविक परिणाम आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाना है, यह नहीं कहा जा सकता। यह कैसे कह दिया जाएगा? प्रकोपन का स्वाभाविक परिणाम आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाना, यह थोड़ी है। इसीलिए तथ्य का प्रश्न है कि क्या प्रकोपन इस लेवल का था, या प्रकोपन जिस कार्य से उत्पन्न हुआ कहा जाता है उससे कोई प्रकोपित होता भी, ठीक है, और अगर हो गया होता, आप भी हुए, तो प्रकोपन का स्वाभाविक परिणाम आत्मसंयम की शक्ति से वंचित होना थोड़ी है। आदमी प्रकोपित होता है फिर भी आत्मसंयम की शक्ति से युक्त रहता है। तो यह भी तो साबित करना पड़ेगा कि न सिर्फ आप प्रकोपित थे, बल्कि आत्मसंयम की शक्ति से वंचित भी थे। यह भी तो बताना पड़ेगा। यह भी साबित हो गया कि आत्मसंयम की शक्ति से वंचित थे। चलिए, लेकिन आत्मसंयम की शक्ति से वंचित होकर जो प्रतिक्रिया आपने दी, क्या वो युक्तियुक्त है? ठीक है, यानी आप ही के जैसे लोग, आप आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गए और इस लेवल पर हो गए कि आपने ये प्रतिक्रिया दे दी, यानी टीप के बदले गोली मार दी। लेकिन आप ही के पृष्ठभूमि के अन्य लोग अगर इस टीप के बदले गोली मार देते तो आपका काम जस्टिफाइड है, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि के अन्य लोग भी गोली मार देते। अब आपकी पृष्ठभूमि को या आपके संस्कारों को बदलना यह समाज का भी उत्तरदायित्व था, इसलिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन आप प्रकोपित हुए, आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हुए, लेकिन आपकी पृष्ठभूमि के जैसे लोग इस प्रकार की प्रतिक्रिया जैसी आपने दी, ये नहीं देते इस प्रकोपन के परिणाम स्वरूप। तो भी आप अपने स्वभाव से विवश हुए हैं, ठीक है, यह नहीं कहा जा सकता, ठीक है, कि आप मानवीय कमजोरी से विवश हुए, यह नहीं कहा जा सकता, ठीक है, फिर भी आप स्वभाव से विवश हुए। हां, यह भी तय हो गया कि आपके जैसे लोग ऐसी ही प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है, यानी प्रकोपन में जो कुछ आपने किया आत्मसंयम की शक्ति से वंचित होकर, वही अन्य लोग भी करते हैं, यह तय हो गया। अब आप मानवीय कमजोरी के अधीन हैं और अब आपको फायदा मिलना चाहिए। लेकिन किसकी मृत्यु कारित की, यह भी तो सवाल है। जिसने प्रकोपन दिया उसकी कारित कर दी, तब तो बात समझ में आती है भाई कि चलो मानवीय कमजोरी के अधीन आपने उसकी कर दी। निर्दोष की क्यों कर दी? जिसने प्रकोपन दिया ही नहीं था उसकी काहे कर दी? अगर उसकी हुई है तो आपको डेफिनेटली साबित करना पड़ेगा कि भूल से या दुर्घटना से इससे कारित हो गई। और अगर भूल या दुर्घटना है तो भूल या दुर्घटना का जो नुकसान है ये आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि भूल या दुर्घटना तो हमने कहा कानून बहुत ज्यादा युक्ति संगत है। भाई भूल दुर्घटना का क्या किया जाए, होती है, नुकसान भी होते हैं, लेकिन क्या करें, ठीक है ना। तो अगर दूसरे की मृत्यु कारित हुई, जिसने प्रकोपन नहीं दिया, तो भूल या दुर्घटनावश होनी चाहिए। अगर ये स्थितियां हैं तो फिर सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया गया कि व्यक्ति मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस का फायदा उठाने का हकदार है। लेकिन अभी 4 स्थितियां और हैं, ठीक है, जिन्हें परंतुक के रूप में इससे जोड़ा गया है। क्योंकि कानून बहुत युक्ति संगत होता है तो अनुचित लाभ वो आपको लेने की इजाजत नहीं देगा। इवन यहां तक है कानून कितना युक्ति संगत होता है। देखिए, स्वतः प्रकुपित ये अलग बात है और स्वप्रेरित
प्रकोपन, ये अलग बात है। ठीक है, हमने पहले शुरुआत हम ही ने की, शुरुआत हम ही ने की। आपकी किताबों में एक किस्सा वर्णित है, हालांकि वो अंग्रेजी मामला है, इंग्लिश मामला है, लेकिन वो हिंदुस्तान में भी लागू रहता है। एक अभियुक्त शराब पी रहा है क्लब में, और दूसरे व्यक्ति के साथ जो उसकी महिला मित्र है उससे कुछ अभद्र भाषा में बात कर रहा है। उसकी महिला मित्र ने इस पर व्यंग किए, ठीक है, और उसका जो पुरुष मित्र है उसने इस पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण करने में लोगों ने उस पुरुष मित्र का साथ दिया, इस बात से उसने कहा कि गिलास रख दो और इसे मारो। इस बात से वो प्रकोपित हुआ, उसने छुरा निकाल लिया और मार डाला। शुरुआत इसी ने की, शुरुआत इसी ने की, ठीक है ना। उसके बाद प्रकोपन उधर से आया, तो इंग्लिश न्यायालयों ने कहा कि वो अपवाद का फायदा उठाने का हकदार है। देखिए, तथ्यों में यह देखा जाएगा, लेकिन सिद्धांत के रूप में आपको यह जानना है कि प्रकोपन हमारे कार्य के परिणाम स्वरूप भी आए। ठीक है, शुरुआत जिस काम की हमने की, जैसे है ना वर्णन आता कि द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। ठीक है, अब दुर्योधन इससे प्रकोपित हुआ और वो कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तो शुरुआत आपने की, ठीक है, अब दुर्योधन कुछ करे और द्रौपदी उनका कत्ल कर दे, तो शुरुआत भले ही द्रौपदी ने की, लेकिन अगर दुर्योधन अपने कृत्यों से इसे प्रकोपित करता है, ठीक है, तो प्रकोपन का लाभ ये भी उठाने का, क्योंकि दुर्योधन को ये चाहिए कि जाके पुलिस में रिपोर्ट करे, ठीक है, या अन्य जो विधिक अनुतोष हो वो हासिल करे, ठीक है। लेकिन प्रकोपित होकर इसके प्रति कोई काम करना, फिर अगर यह प्रकोपित हो और वो करे, तो स्वप्रेरित प्रकोपन का भी फायदा मिलेगा। लेकिन ये सारे तथ्य के प्रश्न हैं, ये सारे तथ्य के प्रश्न हैं, और इन पर साक्ष्य आता है। सिद्धांत के रूप में आपको समझ लेना चाहिए, मोटा मोटा आप समझ लें कि प्रकोपन अगर साबित हुआ, प्रकोपन साबित हो गया, आत्मसंयम की शक्ति से आप वंचित थे, यह साबित हो गया। आत्मसंयम की शक्ति से वंचित होकर जो आपने प्रतिक्रिया दी, वही प्रतिक्रिया आपके जैसी परिस्थिति में रहने वाले लोग देते हैं, यह साबित हो गया। यह साबित हो गया जिसने प्रकोपन किया था उसी की मृत्यु आपने कारित की, या अन्य की मृत्यु कारित की तो भूल या दुर्घटनावश कारित की, तो आप प्रकोपन के अपवाद का लाभ उठाने के हकदार हैं। बस 4-5 स्थितियां और ना हो, चार ही हैं, 5 तो हैं भी नहीं, 3 ही है बल्कि, और चौथा तो स्पष्टीकरण है। कहता है परंतु प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छा प्रकोपित न हो, ठीक है ना। स्वप्रेरित प्रकोपन अलग बात है, प्रेरणा आपने दी, ठीक है, प्रकोपन की प्रेरणा आपने पैदा की थी, फिर उधर से प्रकोपन आया और उससे आप प्रकोपित हो गए, तो प्रेरित प्रकोपन अलग बात है, और स्वतः प्रकोपित यह अलग बात है। स्वतः प्रकोपित, हमें फालतू गुस्सा आ रहा है, आता है, हमें तो आता ही है, हमें तो आता है। कुछ लोगों की शक्ल देख के हमें गुस्सा आने लगता है, वो गुस्से और गुस्सा आना शुरू, उनने कुछ कहा भी नहीं है, बस वो घुसे और गुस्सा आना शुरू। और ऐसा मेरे साथ क्यों होता? क्योंकि हमें मालूम है कि अभी ये जो बात कहेंगे वो ये कहेंगे, ठीक है, और वो बात निहायत बेकार की होगी, ठीक है। जैसे एक आए आज, बोले कोर्ट साहब क्या आज गवाह आएंगे? तो हमने कहा कि आप घर जाओगे ये हम कैसे बता दें, ये हमें बताइए। बोले नहीं, गवाह तो आप ही बुलाते हैं। हमने कहा आप किसी का निमंत्रण भिजवाते हो तो आप उसे बुलाते हो, वो आएगा या नहीं आएगा ये आप बता पाओगे? ये हमें बताओ, ये तो आप नहीं बता सकते। आना ना आना उसकी मर्जी पर है, निमंत्रण भिजवाना मेरा काम है।
फिर हमने, गुस्सा तो हम तेज आ चुका था, लेकिन हमने हंस के कहा, हमने कहा अब ज्योतिष सीख लेंगे हम और यहां बैठ जाया करेंगे ताकि हम ये बता सकें कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बिना ज्योतिष ज्ञान के तो ये तो बता ही नहीं जा सकता। इस प्रकार की बेकार की बातें जो लोग करते हैं उन्हें देख के हमें गुस्सा आता है। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हम स्वतः प्रकोपित हैं। तो स्वतः प्रकोपित होना अलग बात है और स्वप्रेरित प्रकोपन अलग बात है। स्वप्रेरित प्रकोपन है, आपने ही प्रेरणा दी, इस वजह से प्रकोपन दूसरे पक्ष ने आपको दिया, इस प्रकोपन का फायदा मिल जाएगा। लेकिन स्वतः प्रकोपित आप हुए, इसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, कहता है किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में, या आप प्रतिहेतु यानी एक्सक्यूज, आप अपने को प्रकोपित दिखा रहे हो, इनफेक्ट हो नहीं, इनफेक्ट हो नहीं, दिखा रहे हो, एक्सक्यूज के तौर पर प्रकोपन का इस्तेमाल करने की इच्छा है आप में, या आप स्वतः प्रकोपित हो रहे हो। इन दोनों दशाओं में से कोई एक दशा है। अब आपको प्रकोपन का फायदा नहीं मिलेगा, भले ही यह सब साबित हुआ हो कि उसने प्रकोपन दिया था, प्रकोपन दिया था, किंतु आत्मसंयम की शक्ति से थोड़े वंचित थे आप। उसने प्रकोपन दिया, इसका फायदा उठाने के लिए तुमने नाटक करना शुरू कर दिया कि हम आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गए, जबकि जब आप आत्मसंयम की शक्ति से वंचित होते हैं तो काम करने का जो तरीका होता है, और जब आत्मसंयम की शक्ति से वंचित नहीं होते तब काम करने का जो तरीका होता है, दोनों में डिफरेंस है। आप जिस समय उसे मार रहे थे उस समय तो आत्मसंयम की शक्ति से वंचित दिखाई दे रहे थे, और बाद में पुलिस से बचने के लिए आप आत्मसंयम की शक्ति के अंतर्गत काम करते हुए दिखाई दिए। ये जस्ट बात तो कैसे मान लिया जाए भैया, कैसे मान लिया जाए? या आप किसी को बताते हुए, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ये भी तो ग्राह्य है, न्यायिकेतर संस्वीकृतियां, आप किसी से समझोगे कि उनने हमें गुस्सा दिलाया, फिर भैया हमने कहा कि आज मौका है, आज इन्हें निपटाई दो, इनने प्रकोपन दिया और आज फायदा होगा, आज निपटा, ये इस ढंग की एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आ गया आपका। ठीक है, इसका मतलब प्रतिहेतु के तौर पर ईप्सित है प्रकोपन। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, या आप स्वेच्छा प्रकोपित हो, उसमें कोई प्रकोपित नहीं होता जैसा प्रकोप, और अगर होता भी तो इस स्तर तक नहीं होता कि वो आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाए, और अगर हो भी जाता तो प्रतिक्रिया ऐसी भयानक नहीं होती जैसी आपने दी, तो फिर आप हत्या के ही दोषी हैं। ठीक है, परंतु यही कह रहा है कि आपकी प्रतिक्रिया सदी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ताकि यह न माना जा सके कि आप प्रकोपन का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, यह स्वतः प्रकोपित हो, यह स्थिति न हो। ठीक है, दूसरा, अगर विधि का पालन लोक सेवक कर रहा था और आप साफ प्रकोपित हो रहे थे, तो लोक सेवक विधि का पालन तो करेगा ही। या दूसरा, ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विधिपूर्ण प्रयोग, विधिपूर्ण शब्द उसने कहा, इसका मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार था भी संबंधित व्यक्ति को, और वो उसी सीमा तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था जिस सीमा तक कानून उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग की अनुमति देता है, और आप प्रकोपित हो रहे थे, तो फिर आपका कार्य हत्या ही है, क्योंकि हत्या तो आप कर ही चुके हैं, हत्या तो आप कर ही चुके हैं। अब तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है या नहीं है। है तो हत्या की कोर्ट में ना आने वाला आपराधिक मानववध बन गया, और नहीं है तो हत्या तो ऑलरेडी है, तब कुछ और कहना थोड़ी है। इनमें से एक परिस्थिति जो होनी चाहिए वो नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए वो है, तो फिर मामला हत्या में तो पहुंच ही गया, वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, साथ ही साथ कहता है प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोर्ट में जाने से बचा दे, ये तथ्य का प्रश्न है। प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक होना चाहिए, और कहा उसने, और अचानक। प्रकोपन गंभीर है लेकिन अचानक नहीं है, अब भी हत्या ही है,
और ये अक्सर वहां काम आता है जहां जारत संबंध है। जारत संबंध से गंभीर प्रकोपन पैदा होगा, बट अचानक भी होना चाहिए। बस उसी स्पर ऑफ द मोमेंट पर आप हत्या कर दें, उसी। अच्छा, एक चीज और समझ लें, जरूरी नहीं है, देखिए कानून सिर्फ इतना कह रहा है प्रकोपन अचानक और गंभीर होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रकोपन अचानक और गंभीर होता है तो रिजल्ट तुरंत आते हैं, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन यह कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तुमने हमें एक बार परेशान किया, मेरी अपनी आदत है, हम पहली बार में किसी को नहीं डांटते, किसी को नहीं डांटा, आज तक नहीं डांटा। पहली गलती ओवरलुक कर देंगे, दूसरी गलती फिर ओवरलुक कर देंगे, तीसरी गलती फिर ओवरलुक कर देंगे। हालांकि हमारे मित्र कहते हैं कि ये गलत बात है, इससे होता ही है कि तुम पहली बार टोकते नहीं हो तो आदमी को लगता है तुम्हें बुरा ही नहीं लगा, दोबारा फिर वो वही करता है, तुमने फिर नहीं टोका, फिर। और जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो बहुत तगड़ी देते हो, इतनी कि जो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका गलत है, लेकिन अब मेरा स्वभाव है ऐसा, हम करें क्या कि पहली बार में कोई प्रतिक्रिया नहीं, दूसरी बार में कोई प्रतिक्रिया नहीं, तीसरी बार में कोई प्रतिक्रिया नहीं, और चौथी बार या 10वीं बार जब हम प्रतिक्रिया देंगे तो आपकी नजर में तो यही है कि इतनी सी बात पे इतना नाराज क्यों है। आपकी नजर में क्या है, इतनी सी बात पर इतना नाराज क्यों है। लेकिन वो इतनी सी बात नहीं है, वो पीछे से जुड़ रहा है। ताव तो पहली बार में ही आया था, लेकिन कुछ कहा ही नहीं हमने। ये जो अंतिम काम आया, इस अंतिम काम ने मेरे प्रकोपन को अचानक और गंभीर बना दिया, जबकि पहले काम और अंतिम काम के बीच लंबा समय अंतराल है। यह सही है कि प्रकोपन अचानक और गंभीर जब होता है, ठीक है, तो प्रकोपन के परिणाम स्वरूप जो कृत्य होता है और प्रकोपन दिए जाने में लंबा समय अंतराल नहीं होता, यह सामान्य नियम है। लेकिन अपवादिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं। एक पति रोज अपनी पत्नी को मारता है, कहां तक सहन करेगी। ठीक है, पहली बार उसने कुछ नहीं कहा, दूसरी बार कुछ नहीं कहा, सालों साल हो गए। ठीक है, अब अंतिम दिन सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, रोज तो डंडों से मारता था, उस एक थप्पड़ के परिणाम स्वरूप भी उसने उठाया, गढ़ता और जाने दिया। ठीक है, अब जो अंतिम काम है, यहां पर प्रकोपन अचानक और गंभीर हुआ, ठीक है ना, ये अपवाद का फायदा मिलने की हकदार है, मिलेगा। आपकी किताबों में उदाहरण लिखे हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कानून में कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, आप तथ्यों को साबित कर पाओ बस। ठीक है, इसीलिए वकील मुकदमा लड़ते हैं। ठीक है, प्रकोपन पहली बार दिया गया था, जिस काम का परिणाम स्वरूप दिया गया उससे नहीं, लेकिन वो एक सीरीज ऑफ एक्ट है, सीरीज ऑफ एक्ट। और अंत में प्रकोपन इतना अचानक और गंभीर हो गया कि वो तथ्य का प्रश्न बन गया, और तथ्य के प्रश्न के रूप में साबित किया गया कि वो इतना अचानक और गंभीर था कि इसी ढंग की प्रतिक्रिया आएगी। कोई स्त्री इतनी, इसकी जगह कोई किसी स्त्री को रख लो और इस प्रकार के अत्याचार का सामना उसे करना पड़े तो इस ढंग की प्रतिक्रिया आएगी। तो इस स्त्री ने जो कुछ किया वो सामान्य मानवीय कमजोरी में किया। ठीक है, और चूंकि हत्या इसने की है तो साक्ष्य कार्य या क्षति के माध्यम से ही की होगी, क्योंकि हत्या की चारों परिस्थितियों में साक्ष्य कार्य या क्षति यह है ही है। ठीक है, तो फिर 105 कह ही रहा है कि अगर आपराधिक मानववत जो हत्या की कोटि में नहीं है, वो साक्ष्य क्षति या साक्ष्य कार्य इसके माध्यम से किया गया है, तो प्रथम भाग यानी अधिकतम आजीवन कारावास, अधिकतम 2 साल भी कारावास मिल सकता है इस दशा में भी, लेकिन अधिकतम आजीवन कारावास। ठीक है, मिनिमम जुर्माना, ये दोनों ये हो सकता है, और इसी को 304 पार्ट 1 में मामले का जाना कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोर्ट में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।
अब ये दृष्टांत शुरू हो रहा है और दृष्टांत एक एक इंपॉर्टेंट, एक एक, इसलिए अब समय नहीं है, इसलिए दृष्टांतों पर चर्चा और शेष अपवादों पर चर्चा ये हम लोग कल करेंगे। देखिए जो लोग ऑनलाइन